गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम नए साझेदार के प्रवेश में पढ़ रहे हैं, ख्याति के लेखांकन के संबंध में, ख्याति के संबंध में हमने बात की थी पहले कि केवल क्रय की गई ख्याति का ही लेखांकन किया जाता है। जो स्व अर्जित ख्याति होती है उसके संबंध में कोई लेखा नहीं होता, लेकिन जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, या कोई रिटायर हो या साझेदार की डेथ हो, तो ख्याति का मूल्यांकन भी करते हैं और उसके संबंध में कुछ लेखांकन व्यवहार भी किए जाते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय जो ख्याति का लेखांकन है उसके संबंध में दो परिस्थितियां होती है। नंबर एक, जब पहले से ख्याति खाता खुला हुआ हो, यानी ओल्ड बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल अकाउंट गिवन हो, और जब ख्याति खाता खुला हुआ ना हो, यानी कोई गुडविल अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में नहीं दे रखा हो। चूंकि यहाँ पर जब गुडविल के बारे में बात चल रही कि ख्याति खाता नहीं हो, उस परिस्थिति में नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखा कैसे करें? तो ख्याति का मूल्यांकन करने के बाद यदि नया साझेदार व्यक्तिगत रूप से पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि देता है तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते। कब? जब ख्याति खाता खुला हुआ नहीं हो और नया साझेदार व्यक्तिगत रूप से निजी तौर पर पुराने साझेदारों को गुडविल की राशि दे, तो उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये लेखा व्यापार से संबंधित नहीं है, या जो राशि दी गई है वो व्यापारिक पुस्तकों में नहीं दिखा दी। और जब नया साझेदार, सेकंड कंडीशन इसकी, नया साझेदार अपने हिस्से के लिए ख्याति की राशि नकद लेके आए बिजनेस में, तो ऐसी स्थिति में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल नए साझेदार के द्वारा लाई गई राशि से, इस राशि को हम पुराने साझेदार या त्याग करने वाले साझेदारों के त्याग के अनुपात में, जिन साझेदारों ने त्याग किया है पुरानों में से, उन साझेदारों के त्याग के अनुपात में हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं उन साझेदारों के खातों में। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिन साझेदारों ने त्याग किया उनके त्याग के अनुपात में। और ये साझेदार अगर चाहें तो अपनी राशि, समस्त राशि या उसका कुछ भाग बिजनेस से वापस विड्रॉ कर सकते हैं। तो बिजनेस से विड्रॉ करने पर सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। इसके बाद यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लेके आता है, यानी कैश नहीं लेके आए बिजनेस में, तो ऐसी स्थिति में हम त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइस रेशो में जिन साझेदारों ने त्याग किया उस अनुपात से न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ कैपिटल शब्द नहीं करंट शब्द लिखेंगे। अगर हम कैपिटल लिखते हैं तो इससे नए साझेदार की कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए हम यहाँ न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री की जाएगी। ठीक, अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की कुछ आंशिक राशि, पार्टली अमाउंट कैश लेकर आए और बाकी नहीं लेके आए, तो उस स्थिति में हम जो कैश लेके आता है, नकद राशि लाता है, उसके संबंध में कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और आफ्टर देन इस गुडविल को प्लस रिमेनिंग पार्ट को जो नकद नहीं लाया उस पार्ट के लिए हम त्याग के अनुपात से गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करेंगे। यदि कोई नया साझेदार अपने बिजनेस की गुडविल को नई फर्म में एसेट्स के रूप में लेके आता है, यानी गुडविल एसेट्स के रूप में लेके आए, तो ऐसी स्थिति में जो भी एसेट्स लेके आता है उसके लिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इससे ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से इसे ट्रांसफर किया जाता है।
एक बात ध्यान रखनी है हमें कि यदि पहले से गुडविल अकाउंट खुला हुआ हो और यही सब कंडीशन हो तो पहले आप पुरानी वाली गुडविल को पुराने पार्टनर्स के पुराने अनुपात में ही राइट ऑफ करेंगे, अपलिखित करेंगे, खत्म करेंगे। उस स्थिति में एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड वाली गुडविल से एंट्री की जाएगी और बाकी से शेष सभी एंट्रियां इसी प्रकार से होती रहेगी। गुडविल के बाद नए साझेदार के प्रवेश पर जो नई समस्या आती है वो है संपत्ति एवं दायित्वों का, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण। चूंकि जब भी कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, एसेट्स इंक्रीज होती है, और दायित्व के मूल्य में कमी अर्थात दायित्व में डिक्रीज होती है वैल्यूज, तो उससे फर्म को लाभ होता है और पुराने साझेदार ये लाभ नए साझेदार को नहीं देना चाहते। ठीक इसी प्रकार संपत्तियों के मूल्य में यदि कमी होती है और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो वह हानि होती है, और पुराने साझेदार जब लाभ नहीं देना चाहते तो नए साझेदार भी इस होने वाली हानि को वहन नहीं करना चाहते। अतः संपत्ति एवं दायित्वों का निर्धारण करके मूल्यों का और हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उससे उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में ही ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी लाभ या हानि की स्थिति पुराने साझेदारों को ही वहन करनी होती है। इस संबंध में जो लेखा प्रविष्टि की जाती है वो निम्न है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी होने पर एसेट्स इंक्रीज और लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो ऐसी कंडीशन में एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट्स में वृद्धि वाली राशि और लायबिलिटी में कमी की राशि को दर्शाया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि संपत्ति के मूल्य में कमी हो और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी, जितनी एसेट्स में कमी हुई उस राशि से क्रेडिट करेंगे एसेट्स को, और लायबिलिटी में जो वृद्धि हुई है उससे लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। ठीक ऐसे ही यदि कोई एसेट्स पहले से पुस्तकों में नहीं है और उसे अब पुस्तकों में दर्शाना हो तो ऐसी स्थिति में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और यही बात दायित्व के संबंध में है कि यदि पहले कोई दायित्व बुक्स में नहीं है और अब उसे इंक्लूड करना हो यानी लायबिलिटी बढ़ानी हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी प्रविष्टि की जाती है। इन एंट्रियों के द्वारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है उसका बैलेंस यदि क्रेडिट है यानी प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के द्वारा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट पक्ष बढ़ा हो यानी लॉस हो तो उस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन के द्वारा दर्शाया जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निर्धारण के संबंध में लेखा प्रविष्टियां करने के बाद हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में उन एंट्रीज के संबंधित लेजर पोस्टिंग की है। डेबिट साइड में टू एसेट्स, जितनी वैल्यू हमारी एसेट्स की डिक्रीज हुई है उस वैल्यू से, तथा लायबिलिटीज टू लायबिलिटी में जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उस वैल्यू से शो किया जाता है। इसी प्रकार यदि कोई लायबिलिटी जो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है और अब बुक्स में शो करनी है तो टू लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड प्राइस से लिखी जाएगी। इसी प्रकार क्रेडिट साइड में बाई एसेट्स इंक्रीज वैल्यू से
बाई लाइबिलिटीज डिक्रीज वैल्यू से, बाई एसेट्स जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जिन्हें इंक्लूड करना है उन्हें दिखाएंगे, तथा इस अकाउंट का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट की कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, यानी प्रॉफिट को डेबिट साइड में और लॉस को क्रेडिट साइड में एडजस्ट किया था बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के द्वारा। इस अकाउंट में विशेष बात है कि जितनी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उन्हीं प्राइस से इसको दिखाया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश की स्थिति में यदि ओल्ड बैलेंस शीट में अवितरित लाभ, संचय, अवितरित हानियां एवं कृत्रिम संपत्ति दी हुई हो तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के पुराने अनुपात में ही बांट दिया जाता है, अपलिखित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हमें निम्न एंट्रीज करनी होती है और उन्हें समझना चाहिए। संचय और लाभ के संबंध में प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को समझना चाहिए। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व वर्क्समैन के लिए बनाया जाता है, उनकी लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। यहाँ यदि वास्तव में उनकी लायबिलिटी, यदि वर्क्समैन की लायबिलिटी कम हो और रिजर्व ज्यादा हो तो लायबिलिटीज के से जो अमाउंट ज्यादा होगा उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यदि कंपनसेशन की राशि यानी एक्चुअल लायबिलिटी की राशि एक्सेस हो और रिजर्व कम हो तो इस रिजर्व को बढ़ाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, और यदि आपकी क्षतिपूर्ति यानी इस कंपनसेशन की राशि जीरो हो, कोई लायबिलिटी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा कंपनसेशन ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए बनाया जाता है, उसमें भी ध्यान रखना है कि यदि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब उस फंड का कोई यूज नहीं है। इस स्थिति में पूरा फंड ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन यदि मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो ऐसे लॉस की पूर्ति इस फ्लक्चुएशन फंड से की जाती है, ठीक है, और शेष बची हुई राशि को ही ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि मार्केट वैल्यू अत्यधिक कम हो जाए, अर्थात इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पूरी राशि एडजस्ट करने के बाद भी लॉस हो, तो ऐसे लॉस को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाता है। यदि अवितरित हानि है और कोई कृत्रिम संपत्ति है तो उसे भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में ही अपरेखित कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू लिक्विडिटीज एसेट्स।